तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और जो पास आउट है उनके लिए भी ये बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि फाइनल एग्जाम सबको देना पड़ेगा और आपको एग्जिट एग्जाम देने के लिए ज़रूरत है। ये आप अगर फर्स्ट ईयर के लिए है तो बहुत ही बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी से ही आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी से ही चीज़ों को क्लियर करोगे तो सेकेंड ईयर का ये जो एग्जिट एग्जाम इसकी अगर तैयारी कर रही है, जो वीडियोज देख रहे हो, इससे क्या बेनिफिट होगा? दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपका एग्जिट एग्जाम निकलेगा, दूसरा आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आधा से ज़्यादा मान लीजिए तैयारी आपका हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक सीरीज लेके चले हैं टॉप 500, मतलब कि 500 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट से हम लोग देंगे। जैसे कि ये आपको सीरीज नंबर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का आपको पार्ट 3 चल रहा है। इसी तरह आपको कंटिन्यू 20 से 25 पार्ट्स मिलेंगे मिनिमम, जिसमें 500 एमसीक्यू होंगे हर सब्जेक्ट का, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, एक एक सब्जेक्ट का 500। अगर 500 एमसीक्यू करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कंप्लीट और अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाए। क्लास की टाइमिंग बात करें तो ये डेली 10 से 11 बजे रात को चलता है। ये मेनली फोकस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास आउट वो सारे बच्चे जो एग्जिट एग्जाम की तैयारी हो उनके लिए और कंपटीशन के लिए, वो सारे के लिए बेनिफिट होगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, इसको तैयारी करने से पहले आपको चाहिए कि पहले किसी भी, देखो एमसीक्यू पूछा जाएगा, एमसीक्यू पूछने के लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यू रट्टा मार के जो सोच रहे हो पास आउट होगा, वो नहीं हो पाओगे। एक दो हो जाओ बाई चांस, लेकिन मैक्सिमम अगर क्वेश्चन देखो, अगर आपका थ्योरी क्लियर है तो कहाँ से पूछेगा? पूछ ले। अगर सिलेबस क्लियर है तो सिलेबस के अंदर से पूछ ले, कहीं से भी क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा दे। लेकिन सिर्फ अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको कंफ्यूजन ये कि एमसीक्यू वाला नहीं पूछा, कोई दूसरा पूछ ले, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एनडीपीएस ड्रग। इसमें पूछा गया एनडीपीएस ड्रग होता क्या है। इसमें जैसे कि एग्जांपल पैरासीटामोल, दूसरा पे एल्प्राजोलम है, तीसरा आपका आइबुप्रोफेन है, चौथा आपका विटामिन B12। इसका राइट आंसर बताओ। चलो कोई बात नहीं, इसको बताने से पहले चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं, फिर इसका आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज पूछा गया, सबसे पहले ये चीज हमें जान लेंगे इसके बारे में, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन होता क्या है? सप्लाई चेन, व्हाट डू मीन द सप्लाई चेन? सप्लाई चेन इस तरह का कह सकते हैं कि जब किसी भी मटेरियल, किसी भी चीज को सप्लाई करना, सप्लाई के लिए एक चेन जो है, एक तरह का पूरा सीरीज बना रहता है, एक तरह का पूरा प्रोसेस। जैसे कि सबसे पहले क्या करता है, जब बाजारों में, कोई एग्जांपल पे लेते हैं, दवाई है, दवाई के लिए क्या करेगा, रॉ मटेरियल आपको अलग अलग जगह से मंगाना पड़ता है। वो रॉ मटेरियल फिर कहाँ जाएगा? सप्लायर के थ्रू मैन्युफैक्चर मतलब फैक्ट्री वाले के पास जाएगा। फैक्ट्री वाले फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, जब इसका माल बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर फिर होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर आपको कभी कभी रिटेलर पे चल जाएगा और कभी कभी आपके पास डायरेक्ट हॉस्पिटलिटी। उसके बाद लास्ट में क्या है, कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। देखो इनमें से कोई एक भी सप्लाई छोड़ दो, ये जो पूरा का पूरा बना होना चेन एक तरह कह सकते हैं, इसे हम लोग सप्लाई चेन के नाम से जानते हैं। ऐसा सिस्टम है, ऐसी चीज जो पूरा मटेरियल को कंटिन्यूटी एक मेंटेन करती है, चीजों को फॉलो। अब इसका कोई एक चीज भी अगर मान लो यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर देते हैं, क्या ये पेशेंट तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसको चलाने के लिए क्या करता है कि पूरा का पूरा हर चीज का मेंटेन करता है। कुछ मैन्युफैक्चरर आपके पास स्टॉक रख लेते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रख लेते हैं, कुछ होलसेलर रख लेते हैं, कुछ हॉस्पिटल वाले रख लेते हैं, कुछ रिटेलर रख लेते हैं, ताकि अगर मान लीजिए ऊपर से कोई किसी वजह से अगर आपका सप्लाई नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपको कंटिन्यूटी इस कस्टमर तक पहुंच सके। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे इसका ओवरव्यू। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं थ्योरी। सप्लाई चेन क्या है? Supply chain in a pharmaceutical industry is a link through which the medicine are manufactured and delivered to ultimately customer or patient. सप्लाई चेन फार्मास्यूटिकल में क्या एक तरह का लिंक है, जिसमें क्या होता है, मेडिसिन का डिलीवर करते हैं। कहाँ पर डिलीवर करते हैं? अल्टीमेटली हम लोग पेशेंट तक डिलीवर करते हैं। इसी प्रोसेस या इसी चेन को ही हम लोग सप्लाई चेन के नाम से जानते हैं। दिस चेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या रख रहा है, कॉम्प्लेक्स है। जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी अगर एक चेन आपको दिक्कत हो जाती है तो ये आपको पूरा का पूरा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप टू मेक मेडिसिन इजिली एक्सेसिबल फॉर ऑल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर, अलग अलग नंबर्स तो को या अलग अलग हम लोग स्टेप्स रखते हैं, अलग अलग चीज़ों का बफर स्टॉक ले लीजिए, ये सारी चीज़ों का मेंटेन करके, ताकि फाइनल पेशेंट अगर कोई फैक्ट्री में दिक्कत हो जाए या डिस्ट्रीब्यूटर में दिक्कत हो जाए, एक दो दिन आने में दिक्कत हो जाए, तो पेशेंट को सही तरीके से दवाई या टाइमली मिल जाए, उसका ख्याल रखते हैं। ठीक है,
फिर आता मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसी, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स एंड हॉस्पिटल आर इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर्स और रिटेलर, और फाइनली हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपका मेडिसिन रिलेटेड है तो ये हॉस्पिटल इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेम अगर अदर रिलेटेड है तो यहाँ पे आपका अलग अलग चीजों पे पहुंच जाएगा। अब देखते हैं, दिस चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all medication like generic medicine, OTC product and other biological item like a vaccine। ये चेंज जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, क्योंकि ये जेनरिक मेडिसिन को सप्लाई करता है, ओटीसी को भी करता है, और बायोलॉजिकल आइटम जैसे वैक्सीन इसको सप्लाई करने का ये काम करता है। अब देखते हैं, ये तो आप तो समझ गए कि पूरा पूरा सप्लाई चेन क्या होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट। जब हम लोग ड्रग बनाते हैं तो अलग अलग कैटेगरी का बनाते हैं, जैसे कि बहुत नशेड़ी अलग अलग हो जाए, नार्कोटिक अलग लें, एंटीबायोटिक अलग रखें, इन सब चीज़ों का अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, ड्रग लिस्ट बनाते हैं। उसके लिए देखो, द हॉस्पिटल हैव सो मेनी डिपार्टमेंट लाइक पीडियाट्रिक, गायनेकोलॉजी, सर्जरी, मैटरनिटी एंड ऑर्थो etc, देयर रिक्वायरमेंट आर आल्सो डिफरेंट। देखो, अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल में तो आपको पीरियडिक जो बच्चा का जो डिपार्टमेंट वो अलग होता है, गायनेकोलॉजी का अलग होता है जो फीमेल के बारे में, सर्जरी का अलग होता है, और मैटरनिटी का अलग होता है, वॉर्थो का अलग होता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो बच्चे वाला दवाई हम लोग क्या सर्जरी में से ही चला सकते हैं, या जो मैटरनिटी वाला हम लोग गायनेकोलॉजी में नहीं चलाते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दवाई मांगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी का ड्रग लिस्ट बनाते हैं। So this main responsibility of hospital pharmacy is to prepare a list medicine that a prescribed doctor in hospital। इसलिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की कि वो क्या करे, लिस्ट को प्रिपेयर करे। देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं मेरा शॉप है, आप फार्मासिस्ट है और यहाँ पे स्टोर है, यहाँ की कैटेगरी अलग बता दी, यहाँ अलग अलग कैटेगरी का अगर हम लोग एक इसमें दवाई रख देते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होगा कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग उसे दे सकते हैं। द लिस्ट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रांड जेनरिक एज फॉर फॉलो क्लास। हम लोग जो लिस्ट बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं। पहला क्या करते हैं, हाई रिस्क जो होता है ड्रग उसको अलग बनाते हैं, इमरजेंसी ड्रग है उसका अलग बनाते हैं, शेड्यूल H1 ड्रग है उसका अलग बनाते हैं, और रिजर्व जो एंटीबायोटिक है उसका हम लोग अलग बनाते हैं। मतलब पूरा पूरा कह सकते हैं ये जो चार कैटेगरी है ना, ये चार कैटेगरी में हम लोग अलग अलग दवाई बनाया जाता है। पहला हाई रिस्क का अलग रहता है जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, इमरजेंसी ड्रग का अलग बनाते हैं, शेड्यूल H1 एक तरह का एंटीबायोटिक आता है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों को नहीं देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसका हम लोग अलग बनाते हैं। रिजर्व एंटीबायोटिक इसका भी अलग बनाते हैं। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है हाई रिस्क ड्रग। यहाँ पे जानते हैं हाई रिस्क ड्रग किसे कहते हैं। दीज आर ड्रग कैन कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन इनकरेक्ट डोज। अगर मान लीजिए हाई रिस्क ड्रग हम लोग उसे कहेंगे जब हम लोग क्या करते हैं कि दवाई लेते हैं और गलत जगह से ले लिया, मतलब गलत तरह से ले लिया। अगर मान लीजिए किसी को हमें ओरल में लेना था और हमने क्या करा, उससे इंजेक्शन में ले लिया, एग्जाम्पल पे कहते हैं, तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान प्रोवाइड करता है। दिस मेडिसिन हैव ए हाई रिस्क व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रॉन्ग रूट। ये जो मेडिसिन होते हैं इसमें बहुत ही हाई रिस्क होता है जब इसमें गलत रूट से ले लेते हैं। These are marked red during the steroid leveling and issue। इस तरह का जो आप जब भी आप दवाई देखेंगे या हाई रिस्क रहता है, वो लेवल जो रहता है ना, इस तरह का लेवल मतलब लिस्ट या इंग्रेडिएंट पूरा पूरा वो आपका लाल कलर का होता है। क्या है, आपका लाल कलर का होता है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, लिस्ट ऑफ हाई रिस्क ड्रग आर इपिनेफ्रिन, प्रोपेनॉल, पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, लिडोकेन एंड केमोथेरेप्यूटिक एजेंट। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछिए एग्जांपल पे, ये पूछता है क्वेश्चन ज़्यादातर कि हाई रिस्क ड्रग कौन कौन है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट फॉर सेफ मेडिसिन एंड प्रैक्टिस लिस्ट, इसमें क्या इपिनेफ्रिन जो दवाई है, प्रोपेनॉल है, पोटेशियम आयोडेट इंजेक्शन है, लिडोकेन है, ये सारी चीज़ क्या है, ये आपका हाई रिस्क रहता है। गलत रूट से अगर लोगे तो उठोगे नहीं, उठ जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इमरजेंसी ड्रग। इमरजेंसी ड्रग अब कौन सा होते हैं, दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग कीप्ड इन इमरजेंसी बॉक्स टू मीट एनी एक्सीडेंट। मतलब क्या करते हैं, इस तरह का दवाई को हम लोग इमरजेंसी बॉक्स में रखते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट आए या कोई चीज हो तो उसे तुरंत दे सके। दीज मेडिसिन आर यूज्ड इन कॉज ऑफ ट्रॉमा, बर्न, पॉइजनिंग। किस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं, ट्रॉमा पड़ जाए, किसी को जला हुआ आ जाए या पॉइजनिंग हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं। दिस मेडिकेशन आर जनरली यूज इन ICU, जिसे हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट भी हम लोग कहते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट ICU को
इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, इमरजेंसी ड्रग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? आईसीयू में यूज करते हैं। आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मेडिसिन कॉज मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। अगर मान लीजिए कोई पॉइजन खा के आ गया, मान लीजिए पॉइजन हो गया, आपको उस वक्त जरूरत है, आप क्या कर रहे हैं? आधा घंटा बाद ला के दे रहे हैं, 5 मिनट ला के, या 2 सेकंड भी ला के, वहाँ सेकंडों का खेल रहा था। इमरजेंसी कंडीशन में अगर वहाँ पे बॉक्स दवाई नहीं मिले तो उस कंडीशन में उसको भारी नुकसान हो सकता है पेशेंट को। जैसे कि नॉक्सोलोन पॉइजनिंग में आपको ओपियोड यूज करते हैं, ओपियोड के पॉइजनिंग में नॉक्सोलोन यूज करते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ इमरजेंसी ड्रग एविल यूज करते हैं, डेक्सामेथासोन यूज करते हैं, एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन यूज करते हैं, एट्रोफिन इंजेक्शन यूज करते हैं, पैरासिटामोल इंजेक्शन यूज करते हैं, डाइक्लोफेन इंजेक्शन यूज करते हैं। ये सारी चीज हम लोग क्या करते हैं? इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, अब आता है शेड्यूल H1 ड्रग। दीज आर मेडिसिन कैन नोट बी डिस्पेंस विदाउट प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब इसे तब तक आपको रिस्टोर नहीं करना चाहिए, तब तक आपको नहीं देना चाहिए जब तक आपको क्या है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन ना आए। ठीक है, दिस मेडिसिन शुड सेल ऑन वैलिड प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ऑफ सर्टेन ड्रग आर मेंटेन फॉर 3 ईयर। ऑल ड्रग अदर ओटीसी मेडिकेशन आर लिस्टेड इन शेड्यूल H1। मतलब आपको क्या है कि जो मेडिसिन है आपको वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे देना चाहिए, और इसका जो डेटा है कम से कम 3 साल मेंटेन रखना है। ये इंपॉर्टेंट पूछ लेता है एमसीक्यू में आपको कि जो शेड्यूल H1 है वो आपको कितने दिन के लिए मेंटेन रखना पड़ता है, तो आपको 3 साल के लिए डेटा मेंटेन रखना पड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग, यहाँ पे आपके पास पूरा पूरा आपको क्या है कि सिंपल से मेफेनिक एसिड है, नॉरफ्लैक्सिन है, सिफ्लोफ्लॉक्सिन है, लिवोसिट्रिजन है। ये सारी चीज का क्या करना चाहिए? आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है, इंडिया में तो धड़ल्ले से देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है एनडीपीएस ड्रग। एनडीपीएस का फुल फॉर्म देखें तो इसका क्या होता है कि नार्कोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस। ऐसा ड्रग जो नार्कोटिक सब्सटेंस हैव एबिलिटी टू अब्यूज एंड एडिक्शन। ऐसा दवाई जिसमें अब्यूज हो जाए, मतलब उसका गलत यूज कर सके या तो फिर उसका एडिक्शन यूज कर सके, उसे हम लोग एनडीपीएस कहते हैं। दिस मेडिकेशन हैव रेड लाइन, इसमें रेड लाइन होता है, एनएक्स रिटन व्हेन इट written on it without valid prescription selling of NDPS drug is crime and record for maintain 3 year। इसको भी रिकॉर्ड, इसमें 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। एक तो हम लोग जब भी दवा लिखते हैं आरएक्स से लिखते हैं, लेकिन इसको जब लिखेंगे ये हम लोग एनआरएक्स से लिखते हैं। तो एनएक्स जब भी लिखा रहा था समझिए ये नार्कोटिक, ये कितने लिखे? कम से कम आपको 3 साल के लिए रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। द एनडीपीएस एक्ट 1985 प्रोहिबिशन cultivation, production, possession, sale, purchase, trade, use of other medical or other purchase or valid license। अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट 1985 में आया था, इन्होंने कहा था आपके पास वैलिड है, वैलिड चीजें हैं, सब कुछ है, तभी आप इसे बेच सकते हैं या तो फिर इसको खरीद सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं बेच सकते, ना ही आप खरीद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ एग्जांपल ऑफ एनडीपीएस ड्रग एल्प्रोजोलम है, डाइजेपम है, बार्बिट्रेट है। ये सारी चीज क्या है? आपका एग्जांपल है। इसमें से कोई भी चीज आप अगर यूज करते हैं, कॉर्डिन है, मॉर्फिन है, ये सारी चीज अगर यूज करते हैं तो इसका आप एडिक्टेड हो सकते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं, कौन कौन से आपका एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल चेन। मतलब इसमें पूछ रहा है कि क्या पर्पस है फार्मास्यूटिकल चेन का, सप्लाई चेन का। डेवलप न्यू मेडिकेशन, नया मेडिकेशन को डेवलप करने के लिए। दूसरा आता टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर मेडिकेशन टू अल्टीमेट कंज्यूमर और पेशेंट, मतलब फाइनली मैन्युफैक्चर करना और डिलीवर करना मेडिसिन किसके? पेशेंट या कस्टमर तक। या फिर इंक्रीज करना फार्मेसी प्रॉफिट का, या फिर रिड्यूस करना नंबर ऑफ फार्मेसी का। चलो बताओ इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्रग लिस्ट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रग को बनाने में? हमने क्या देखा था, कौन बनाता है? डॉक्टर बनाता है? नहीं। चलिए पहला ऑप्शन दिया, क्या डॉक्टर बनाता है? नहीं। दूसरा है नर्सेस बनाता है। तीसरा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनाता है, या फिर हमारे पास नेक्स्ट देखते हो पेशेंट। पेशेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? अगर बात करें तो कौन बनाता है ड्रग लिस्ट के बारे में? चलो राइट आंसर मुझे बताओ, राइट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमने क्या देखा था कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर हाई रिस्क ड्रग। इसमें पूछ रहा है कि हाई रिस्क ड्रग कौन सा होता है। हाई रिस्क ड्रग हमने देखा कि कौन सा ड्रग होता है कि जो गलत अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से ले ले या गलत जगह से ले ले तो वो क्या करेगा? बहुत ज्यादा नुकसान देगा। ड्रग कैन कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन इन इनकरेक्ट रूट। मतलब ऐसा दवाई जो हम लोग क्या करेंगे गलत रूट से अगर ले लेंगे तो हमें पेशेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा।
जैसे कि नेक्स्ट आता है कि ड्रग डेट आर ऑलवेज सेफ फॉर यूज, या ऐसा ड्रग जो बहुत सेफ के लिए यूज करते हैं, सेफ होता है बिल्कुल, या ओवर द काउंटर मेडिकेशन। फिर हम लोग बात करें हर्बल रेमेडी, कौन सा होता है? राइट आंसर बताना, कमेंट में बताओ। चल राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका ये होगा कि ऐसा ड्रग जो अगर गलत है, अगर हम लोग इनकरेक्ट डोज में लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको नुकसान दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर आर इमरजेंसी ड्रग टिपिकली यूज। हम लोग पूछ रहे हैं इमरजेंसी ड्रग कहाँ यूज होता है? वार्ड में होता है, पहला यहाँ पे दिया है इन आउट पेशेंट क्लिनिक में होता है, दूसरा है इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे हम लोग आईसीयू कहते हैं उसमें होगा, फिर इन फार्मेसी में होता है, या तो फिर रिटेल स्टोर में होता है। बताना, जाहिर सी बात है कौन सा होगा। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर डिस्पेंसिंग शेड्यूल H1 ड्रग। इसमें पूछ रहा क्वेश्चन कि शेड्यूल H1 को देने के लिए क्या जरूरत है। इसके लिए हमने देखा था वैलिड प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और इसका रिकॉर्ड 3 साल तक ये मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, देखो पहला दे कैन वी सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, क्या इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन को सेल कर सकते हैं। दूसरा दे मस्ट बी सोल्ड इन वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हो तब हो, और रिकॉर्ड कम से कम आपको 3 साल तक मेंटेन रखना चाहिए। नेक्स्ट पूछ रहा है दे अवेलेबल ओवर द काउंटर, इसमें अवेलेबल काउंटर में हो जाता है, या फिर दे आर ओनली यूज इन वेटनरी मेडिसिन, या फिर इसको हम लोग वेटनरी के लिए यूज करते हैं। तो हमने बात करें तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा? योर राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट डज एनडीपीएस एक्ट 1985, इसमें पूछ रहा है कि 1985 के हिसाब से क्या रोक है या क्या बैन करके रखा था। देखो क्या बैन करके रखा था, कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, पोजीशन, सेल, परचेज, ट्रेड एंड यूज ऑफ नार्कोटिक साइकोटिक सब्सटेंस विदाउट वैलिडेशन। इसमें यह चीज रखा था कि बैन रखा कि इसको प्रोडक्शन नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, या फिर इसको आप विदाउट लाइसेंस इसका ट्रेड नहीं कर सकते। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा द यूज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिसिन, इसका मतलब ओवर द इसके हिसाब से क्या आया था कि आप ओटीसी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन, या इसके अंतर्गत अब न्यू मेडिसिन को डेवलप करते थे, या फिर इसमें पूछ रहा है सेल ऑफ हर्बल मेडिसिन। बताना, हर्बल रेमेडी। इसके हिसाब से बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा कि इनके हिसाब से 1985 में ये कहा गया रूल रेगुलेशन कि जिसके पास लाइसेंस है भैया वही बेच पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क ड्रग। इसमें पूछा गया कि हाई रिस्क ड्रग किसको हम लोग कहेंगे। हाई रिस्क ड्रग कौन सा था? पहला ऑप्शन देखो कि पैरासीटामोल है, दूसरा बात करें इपिनेफ्रिन है, या फिर एस्पिरिन है, या फिर विटामिन सी। बताओ हाई रिस्क ड्रग के बारे में हम लोग जब देखे तो राइट आंसर क्या होगा कि हमने इपिनेफ्रिन देखा था कि हमारे हाई नेफ्रिन कैटेगरी का अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इमरजेंसी ड्रग। जैसे कि यहाँ पे आइबुप्रोफिन है, यहाँ पे एट्रोफिन इंजेक्शन है, फिर मल्टीविटामिन है, या फिर हर्बल सप्लीमेंट। इमरजेंसी ड्रग मतलब कह सकते हैं ऐसा ड्रग जो हम लोग क्या करते थे, लाइफ सेविंग के लिए यूज करते थे, लाइफ सेविंग के लिए हम लोग यूज करते थे। तो बताओ इनमें से कौन सा होगा? लाइफ सेविंग के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या एट्रोपिन इंजेक्शन है, ये जो हमारे इमरजेंसी ड्रग हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ शेड्यूल H1 ड्रग। इसमें पूछ रहा है कि शेड्यूल H1 ड्रग का एग्जांपल कौन सा है, कि एस्पिरिन है, दूसरा बात करें सिफिक्सिन है, फिर आता है विटामिन डी है, या तो फिर हम लोग हर्बल टी। हर्बल टी तो भैया होगा ही नहीं। एस्पिरिन हम लोग क्यों यूज करते हैं? एस्पिरिन के बारे में हमने कहा कि शेड्यूल H के अंतर्गत एंटीबायोटिक की ग्रुप दवाई आती है, ऐसी दवाई जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। तो इसमें एंटीबायोटिक कौन सा है? राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एनडीपीएस। एनडीपीएस का एक एग्जांपल है कि पैरासीटामोल, फिर आता एल्प्रोजोलम, फिर आता आइबुप्रोफिन, या तो फिर विटामिन B12। बताना कौन सा होगा? ये बिल्कुल ईजी है, हमने एग्जाम्पल में आपको कहा था। एनडीपीएस कब आया था? 1985 में आया था। इसके हिसाब से क्या है कि पूरा का पूरा आप ट्रेड या बेचना या लगाना आप आसानी से नहीं कर सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। तो राइट आंसर क्या होगा? योर राइट आंसर इज बी। चलिए अब देखते हैं। अब तक अगर हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किया हो तो ऐप को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं। और ये सारे इसका जो PDF है ना, आपको उसमें मिल जाता है। किसमें? आपके ऐप में मिल जाता है। ऐप में यहाँ जाके आपको सारे के सारे कोर्सेस या चीज़ें जो लेने यहाँ पे परचेस आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉलिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे पूछा गया पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एबीसी स्टैंड इन एबीसी एनालिसिस। मतलब पूछ रहा है कि एबीसी में एबीसी का मतलब क्या है, एबीसी में एबीसी एनालिसिस में मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है ऑलवेज बेटर कंट्रोल करता है, दूसरा ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल करता है, तीसरा है ऑलवेज बेसिक कंट्रोल करता है, चौथा हमारे पास ऑलवेज बैलेंस कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस का मतलब है क्या चीज। एबीसी एनालिसिस का मतलब बात करें तो इसमें, चलो इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के अंतर्गत आता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में स्टॉक गुड्स अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, सेल, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड और दैट आर अवेलेबल फॉर सेल। मतलब कह सकते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल उसे कहते हैं, या कोई भी सामान या कोई चीज स्टॉक जो कि हम लोग प्रोडक्शन या तो फिर सेल के लिए यूज करते हैं, उसका रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल हमारा सस्ता आएगा तो जाहिर सी बात है क्या आगे भी हम लोग सस्ता बेच सकते हैं। रॉ मटेरियल अगर अच्छा है तो हम लोग आगे भी अच्छा दे सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलाउ बिजनेस टू मिनिमाइज कॉस्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमें ये पता चलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को घटा सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टॉक कंट्रोल इज अ प्रोसेस ऑफ इंश्योर राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंट्री कंट्रोल या स्टॉक कंट्रोल एक तरह का प्रोसेस है, उससे इंश्योर, उससे हमें पता चलता है कि कितना अमाउंट हमें सप्लाई करना है और या तो फिर कितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, देखें क्या क्या होता है, क्या फायदा। पहला ऑब्जेक्टिव है इससे कि कंटिन्यूसली माल सप्लाई होता है। अगर हमें पता है कि हमारे स्टोर पे, अगर मान लीजिए आपने स्टोर खोला और हमें पता है कि 10 ही बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब 5 तक आएगा तब हम लोग ले आएंगे, तो ये क्या करेगा, सप्लाई पूरा का पूरा यहाँ देते रहेगा। दूसरा, अवॉइड द ओवर स्टॉक। हम लोग इससे ये चीज पता चलता है कि हमें ओवर स्टॉक नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रहता है मीट एंटीसिपेंट डिमांड, एंटीसिपेंट डिमांड से मीट करता है। फिर टेक एडवांटेज ऑफ क्वालिटी डिस्काउंट होता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लोकल ऑपरेशन जो कॉस्ट है वो लोअर हो जाता है। ये सारे के सारे क्या है, आपको बेनिफिट्स होते हैं ऑब्जेक्टिव इसका। अब देखो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स का यूज करते हैं। कौन कौन से मेथड, सबसे पहला आता है एबीसी एनालिसिस, दूसरा आता है वेट एनालिसिस, फिर आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फिर आता है लीड टाइम, फिर आता है रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर आता है इन्वेंट्री टर्नओवर। मेनली 6 मेथड का हम लोग यूज करके हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। देखो पहला क्या है, एबीसी एनालिसिस। एबीसी का मतलब होता है कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, द मटेरियल डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी ए बी सी अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट वैल्यू। इसमें क्या है कि एबीसी एनालिसिस में हमेशा बेटर कंट्रोल होता है, क्योंकि इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट के वैल्यू पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। देखो किस तरह से, पहला क्लास है ए क्लास, दूसरा 20% आइटम आता है और 70%। मतलब देखो एक क्लास में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, बड़े बड़े जो मशीनरी चीज है उसका बड़े बड़ी चीज आएगा, कम आएगा लेकिन पैसा सबसे ज्यादा लगेगा। दूसरा कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, उसके सामान या डेकोरेशन चीजों पे लगाते हैं, जो पैसा का 20% जाता है। सबसे ज्यादा सामान, जब हमारे पास कोई फैक्ट्री तैयार हो जाए तो सामान का तो जरूरत नहीं, सामान मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है और हमें क्या करना, कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, तो लैपटॉप तो महंगा आएगा ना, हमारे पास सब्सक्रिप्शन कम आएगा। तो उसी तरह हमारे इस तरह से काम करता है। चलिए इसको और भी देखते हैं। ए कैटेगरी, दिस कैटेगरी आइटम हायर वैल्यू इन टर्म कॉस्ट। मतलब ए कैटेगरी का जो आपका सामान रहता है वो आपका कॉस्ट बहुत ही महंगा आता है। इसमें क्या होता है कि 20% आपका सामान आता है, लेकिन वो 70% उसका पैसा लग जाता है। जैसे अगर 100 रुपया है तो 70 रुपये का तो आपको सबसे पहले मशीन घर पर बनाना पड़ेगा। दूसरा आता है बी कैटेगरी में, जो 20% जो पैसा जाता है वो आपका सामान आता है, जैसे कि मॉडरेट जो मेटली कह सकते हैं। फिर आता है सी कैटेगरी में, जो अब आता है 10%, 100 रुपये का बस 10 रुपये का आता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा रहता है। जैसे कोई सामान खरीद लिया आपने हल्के फल्के। अब आता है नेक्स्ट हमारा, तो इसका एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज सबसे पहले देखें तो ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है ओवर द स्टॉक। दूसरा आता है मनी को सेव करता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रॉफिट ही करता है। फिर हमारा सूटेबल होता है बिग कंपनी के लिए। किसके लिए? बिग कंपनी के लिए। अब डिसएडवांटेज इसका देखें, डिसएडवांटेज क्या था, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग मेथड, इसमें सुटेबल नहीं होता। स्मॉल बिजनेस के लिए कोई ना कोई चीज इसमें सुटेबल नहीं होता। इसमें फाइनेंशियल वैल्यू आइटम कंसिडर किया जाता है। रिक्वायर एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ता है कि एफर्ट देना पड़ता है अलग अलग कैटेगरी को बांटने के लिए। ये सारी चीज हमारे पास होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है?
कि इंक्रीज करता फार्मेसी प्रॉफिट का। दूसरा है टू इंश्योर राइट अमाउंट ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है कि सही तरीके से राइट अमाउंट में आपको ऑर्गेनाइजेशन तक सप्लाई पहुंचता करता है। या रिड्यूस नंबर ऑफ फार्मेसी करता है, मतलब नंबर ऑफ फार्मेसी को घटाता है। या डेवलप करता है न्यू मेडिसिन का। बताना इससे किस लिए यूज करते हैं, राइट आंसर क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। सिंपल सी बात है, इसका राइट आंसर बी होगा कि इसलिए यूज करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल, ये सप्लाई को सही तरीके से या मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एबीसी एनालिसिस में एबीसी का मतलब क्या था, अभी हमने देखा। पहला ऑलवेज बेटर कंट्रोल, दूसरा हमारे पास ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, तीसरा हमारे पास ऑलवेज बेसिक कंट्रोल, चौथा हमारे पास ऑलवेज बैलेंस कंट्रोल। बताना है किस लिए हमें नंबर क्या है इसका। अगर हम लोग बात करें कि इसका अगर बेटर या तो फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, जिसमें हमने देखा कि अलग अलग 3 कैटेगरी को कॉस्ट के वैल्यू पे हम लोग उसको अलग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच कैटेगरी इन एबीसी एनालिसिस इंक्लूड आइटम विद द हाईएस्ट वैल्यू आइटम इन ऑफ कॉस्ट, टर्म ऑफ कॉस्ट, मतलब पूछ रहा है किस तरह का आपका आइटम हम लोग एबीसी में सबसे ज्यादा कैटेगरी का पैसा लगता है, मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी। तो हमने देखा सबसे पहले ए कैटेगरी का लगता है, फिर बी, उसके बाद सी। पहला है आपका ए कैटेगरी, दूसरा आपका बी कैटेगरी, तीसरा आपका सी कैटेगरी, फिर आपका डी कैटेगरी। अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर के बारे में, तो ए कैटेगरी में सबसे ज्यादा हमारे पैसे इन्वेस्ट होता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांटेज क्या पूछा कि ये सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, नहीं ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं था। दूसरा है सेव इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी करता है। फिर ये करता है ये सिंपल और क्विकली मेथड है, नहीं ये डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कंट्रोल इन्वेंट्री, या तो फिर अदर कंट्रोल इन्वेंट्री का जरूरत नहीं पड़ता है। किसके लिए, अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर भी होगा। इसके लिए यूज करते हैं कि ये कह सकते हैं एक तरह कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल कॉस्ट को सेविंग करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को ये बढ़ावा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज वेड स्टैंड फॉर वेड एनालिसिस, मतलब वेड एनालिसिस में वेड का मतलब होता क्या। पहला है वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, दूसरा आता है हमारे पास वैल्यूएबल इसेंशियल डिजायरेबल, फिर आता है वाइटल इफेक्टिव डिजायरेबल, फिर आता है वैल्यू इफेक्टिव डिजायरेबल। बताओ अगर वेड एनालिसिस के बारे में बात करें तो हम लोग किस लिए यूज करते हैं वेड एनालिसिस का, इसका आंसर होता है वाइटल इसेंशियल डिजायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक वाटर क्वांटिटी, इकोनॉमिकल वाटर क्वांटिटी का मतलब होता क्या। पहला है इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर कर देते हैं, दूसरा आता है टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग इन्वेंट्री, इसमें क्या करते हैं कि कॉस्ट को ऑर्डर को हम लोग कम कर देते हैं और इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं। फिर आता है रिड्यूस नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कम कर देते हैं, या फिर डेवलप करते हैं न्यू प्रोडक्ट के लिए। अगर हम लोग बात करें जो हम लोग इकोनॉमिकल वाटर क्वांटिटी में, तो इसमें क्या करते हैं मिनिमाइज कॉस्ट एंड वाटर होल्डिंग इन्वेंट्री करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू का डिसएडवांटेज क्या है। देखो ये सारे इन्वेंट्री है, इकोनॉमिकल वाटर क्वांटिटी है, जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ अभी पढ़ा है उसी का ही ये टाइप्स है। पहला है इट कंज्यूम दैट डिमांड विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट ईयर। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ इट सिंपल एंड क्विकली मेथड, ये सिंपल और आसान मेथड है। फिर इट डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती, या फिर इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। राइट आंसर बताना कमेंट में मुझे। राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसमें ये होगा, इसमें एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ए लीड टाइम, लीड टाइम का होता क्या है। लीड टाइम हम उसे कहते हैं जैसे कि आपने ऑर्डर दिया, आज आपने ऑर्डर दिया कंपनी में और ऑर्डर दे के आपके पास पहुंच जाता है, आपके फार्मेसी तक आप अनलोड कर देते हैं, जबकि आप पेशेंट को देने के लिए तैयार होते हैं, उस चीज को हम लोग लीड टाइम कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा उसी को हम लोग लीड टाइम कहते हैं। चलो एक बार दोबारा से जानते हैं। लीड टाइम का मतलब होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि आपने आज ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर जैसे एक्सेप्ट होके आपके हॉस्पिटल के बाहर नहीं, आपके फार्मेसी तक जब आ जाता है कि पेशेंट को देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उस टाइम को हम लोग लीड टाइम जानते हैं। देखो टाइम गैप बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड टाइम ऑफ एक्चुअल सप्लाई, मतलब कि टाइम गैप हम उसे कहते हैं जब ऑर्डर करा आपने और आपके पास पहुंच गया। दूसरा आता है टाइम टेकन फॉर डिलीवरी ओनली, या डिलीवरी के लिए जितना टाइम लेता है, या फिर टाइम टेकन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स ओनली, या फिर आता है टाइम टेकन फॉर नेगोटिएशन ओनली। ये सारे के में पूछ रहा है। अगर हम राइट की बात करें तो इसका राइट आंसर कि जितना आपका सप्लाई और ऑर्डर के बीच में जो गैपिंग टाइम आता है उसके ही हम लोग लीड टाइम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ लीड टाइम, लीड टाइम का कौन कौन से कंपोनेंट है।
कि सर्विस टाइम, डिलीवरी टाइम, रिसीविंग टाइम। नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग टाइम, डिलीवरी टाइम, इंस्पेक्शन टाइम। फिर आता है नेगोशिएशन टाइम, डिलीवरी टाइम या स्टोरेज टाइम। या फिर आता है कोटेशन टाइम, डिलीवरी टाइम, या तो फिर आपका यूजेस टाइम। इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसमें सर्विस टाइम कितने सर्विस है, डिलीवरी कितना लिया, रिसीविंग टाइम है, सबको जोड़ लेते हैं, उसी को हम लोग किसे कहते हैं, लीड टाइम के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट पूछ रहा है एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिकल वाटर, मतलब कि क्या एडवांटेज मिलेगा जब हम लोग ईओसी लेंगे। पहला, इट अवॉइड ओवर परचेसिंग आइटम करेगा, या फिर इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्डर करेगा, या फिर रिड्यूस नंबर ऑफ प्रोडक्ट करेगा, या फिर डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, या फिर इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग राइट के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि अवॉइड करता है ओवर परचेसिंग आइटम का। ठीक है, आई होप ये एक लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हुआ। देखो जितना हमने करा है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे मतलब आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अभी तक हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।